लेके जाऊँगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये अपना यूनिट 1 का फर्स्ट लेक्चर है बिल्डिंग प्लानिंग का। तो इसके अंदर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो जो टर्म है प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, वो इंजीनियर के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। उसके अंदर अरेंजमेंट होते हैं हर यूनिट्स के बिल्डिंग के अंदर, जो फ्लोर्स के होते हैं, लेवलिंग होती है। और ये ओनली हॉरिजॉन्टल लेआउट नहीं इंक्लूड करता है, लेकिन साथ साथ इसके साथ क्या होता है, हाइट भी होती है, लेवल भी होता है, जहाँ पर लोग रहते हैं, वॉल्स भी होती हैं, फ्लोर्स भी होते हैं, रूफ्स भी होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम ड्यूरिंग प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड द जनरल पर्पस ऑफ द बिल्डिंग, कि हम बिल्डिंग बनाने क्यों जा रहे हैं, उसका मेन पर्पस क्या है। हर बिल्डिंग का अपना अलग अलग पर्पस होता है, ठीक है ना। तो देयर शुड बी प्रॉपर थिंकिंग ऑन द फंक्शन ऑफ यूटिलिटी एस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग। कुछ कंसिडरेशन है प्लानिंग के, वो देखते हैं अपन। पहला है ह्यूमन हैबिटेशन एंड देयर रिक्वायरमेंट्स, मतलब एक इंसान को रहना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ठीक है। एक अमीर इंसान है, वो चाहेगा अपनी बिल्डिंग में लिफ्ट भी होनी चाहिए, ठीक है। एक गरीब इंसान है, वो इतना ही चाहेगा कि उसको केवल रहने के लिए मकान मिल जाए, ठीक है ना। उसके बाद क्लाइमेट कंडीशन और उसके इफ़ेक्ट्स। क्लाइमेट कंडीशन मतलब आपने मकान ऐसी जगह ले लिया जहाँ पर आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ये आपके लिए फिर ख़राब हो जाएगा। उसके बाद जो बिल्डिंग बायलॉज हैं प्लानिंग के, कंस्ट्रक्शन के, वो उसके बाद आपके पास फाइनेंस कितना है आपके पास। मान लो आपके पास पैसा बहुत कम है और आपने 2-3 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा उसमें। और उसके बाद कम्फर्ट और सेफ्टी। बिल्डिंग बना तो दी आपने, बट आपको कंफर्ट फील नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपको लग रहा है कि आप सेफ़ नहीं हो, इकोनॉमिकली आप सेफ़ नहीं हो। तो ये सब क्या है, कुछ कंसिडरेशन है प्लानिंग्स के, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बिल्डिंग के बारे में कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग। अ बिल्डिंग कैन बी डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फाउंडेशन, वॉल्स, फ्लोर्स एंड रूफ्स टू प्रोवाइड कवर्ड स्पेस फॉर डिफरेंट यूजेस। मतलब बिल्डिंग जो होती है वो एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसमें फाउंडेशन होती है, वॉल्स होते हैं, फ्लोर्स होते हैं, ठीक है। और अलग अलग यूज़ होते हैं, जैसे रेजिडेंस के लिए हो गया, एजुकेशन के लिए हो गया, बिजनेस के लिए हो गया, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो गया, स्टोरेज के लिए हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हो गया, एंटरटेनमेंट पर्पस हो गया, वर्शिप हो गया, पूजा घर हो गया, ठीक है। और इन सबके साथ कुछ सर्विसेज होती हैं, जैसे WC हो गया, वाटर क्लोजेट, वॉशरूम, स्टेयर केस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं और इसको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग्स बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बिल्डिंग के टाइप्स की, ठीक है ना। तो पहला जो है दैट इज़ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है ना। तो दे हैव स्लीपिंग अकोमोडेशन विद और विदाउट डाइनिंग फैसिलिटीज़। दे इंक्लूड्स single or multi-family houses, apartment where 3 or 4 more families live together with independent accommodation, hotels including lodgings where accommodation is provided for different people no related to each other। उसके अंदर फिर डोरमेट्रीज आ जाती है, मतलब रहने के पर्पज से जो बिल्डिंग्स होती हैं दैट आर नोन एज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। डोरमेट्रीज हो गए, आप वैष्णो देवी जाते हैं तो वैष्णो देवी के वहाँ पर डोरमेट्रीज आपने देखा होगा, वहाँ पर डोरमेट्रीज मिलते हैं, 120 रुपये चार्ज होता है हर डोरमेट्री का, ठीक है। उसके बाद आप हॉस्टल्स में रहते हैं, जब बच्चे रहते हैं, कॉलेज के अंदर आप पढ़ते हो तो बच्चे रहते हैं। अब ये तो है नहीं कि मान लो एक बच्चा जयपुर शहर के और अलवर के अंदर अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है तो जयपुर से डेली अप डाउन करेगा, तो उसके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा जाती है, ठीक है ना। जैसे अपने MIT के अंदर बच्चे हैं, वो बाहर के भी हैं, बिहार के भी हैं, UP के भी हैं, तो बच्चे हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं। सेकंड है अपना एजुकेशन बिल्डिंग, ठीक है। तो नाम में पता लग रहा है एजुकेशन बिल्डिंग, जहाँ पर आपको एजुकेशन मिलती है, वेदर इट इज़ स्कूल और वेदर इट इज़ कॉलेजेस, ठीक है, वेदर इट इज़ ए रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉट एवर, ठीक है। तो यहाँ पर एजुकेशन मिलती है स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। जो मेन फंक्शन होता है उसका वो बेसिकली क्या होता है, अब पूरे दिन तो आप रहते नहीं हो कॉलेज के प्रीमाइसेस में या स्कूल के प्रीमाइसेस में, आप पूरे दिन नहीं रहते हो, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आप रहते हो, ठीक है ना। अ पार्ट ऑफ द डे इज़ कंज्यूम्ड फॉर द अकोमोडेशन फॉर सिटिंग और वर्किंग इज़ नीडेड, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की, ठीक है। तो ये बिल्डिंग क्यों बनाई जाती है, उसके अलग अलग पर्पज़ होते हैं। फिजिकल और मेंटल पेशेंट्स अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, ऑर्फनेजेस हो गए, अनाथ घर बोलते हैं जिसको। उसके बाद इमोशनल पीपल, इनसिक्योर पीपल, ठीक है ना, कॉन्विक्टेड पीपल रहते हैं जो जिन्होंने क्राइम किया होता है, ठीक है, उनकी पनिशमेंट मिलती है उनको, और रिफॉर्मेशन होता है उनका, जैसे जेल्स हो गए, प्रिजन्स हो गए। फिर ओल्ड एज होम्स, जहाँ पर डाइनिंग और स्लीपिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं असेंबली बिल्डिंग्स, ठीक है ना। लेक्चर 2 चालू हो गया है, इसमें बात करते हैं असेंबली बिल्डिंग के बारे में, ठीक है। दीज आर रिलेटिवली लार्जर बिल्डिंग्स अकोमोडेटली मोर नंबर ऑफ पीपल फॉर ए स्टे ऑफ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम फॉर सोशल, कल्चर, रिलीजियस, पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड ट्रेवल पर्पस। तो असेंबली बिल्डिंग की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग रुकते हैं आकर, ठीक है ना। चाहे थोड़े से टाइम के लिए रुकते हैं, बट सोशल, कल्चर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं, उसकी रिगार्डिंग होती हैं। ट्रेवल पर्पस के लिए हो गया एज असेंबली हॉल्स, कम्युनिटी हॉल्स, ऑडिटोरियम, म्यूजियम्स, बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट टर्मिनल्स, क्लब रूम्स एंड एग्जीबिशन हॉल्स। तो ये किस में आता है, असेंबली बिल्डिंग्स में आता है। फिर हम बात करते हैं बिजनेस बिल्डिंग की।
तो ये वो बिल्डिंग होती हैं जो कि पब्लिक ट्रांजेक्शन जैसे ऑफिस हो गया, बैंक्स हो गया, कंसल्टेंसी ऑफिस हो गया, रिसर्च लेबोरेटरीज़ हो गया, क्लिनिकल टेस्ट लेबोरेटरीज़ हो गया, लाइब्रेरीज़ हो गया जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, जहाँ पे रिकॉर्ड रखे जाते हैं बेसिकली। तो वहाँ जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बिजनेस बिल्डिंग के अंडर आती हैं, ठीक है। दे शैल बी केप्ट ओपन ड्यूरिंग अ पार्ट ऑफ द डे। अगेन अब ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम हम यहाँ इस बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है ना, हम पूरे टाइम इस बिल्डिंग में नहीं रहते, हम जब हम काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर गोइंग एट 8 o'clock then we leave the building about 5 o'clock, so there are time of 8 hours we are staying in the building। फिर हम बात करते हैं मर्चेंटाइल बिल्डिंग की, ठीक है। द बिल्डिंग्स इन्वॉल्व्स मनी ट्रांजेक्शंस टुवर्ड्स परचेजेज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मार्केटेज, शोरूम्स हो गए, स्टोरेज हो गया, सर्विस सेंटर हो गया, ठीक है। ये सब किस में आती है? ये मर्केंटाइल बिल्डिंग के अंदर आती है, ठीक है। आप देखा होगा शोरूम में जाते हैं कपड़े खरीदने, तो बिल्डिंग किस अंदर आएगी? वो इस कैटेगरी के अंदर आएगी। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में क्या क्या आएगा? द स्पेशली कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर्स टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग, असेंबलिंग एंड फैब्रिकेटिंग। तो प्रोसेसिंग हो गया, असेंबल हो गया, फैब्रिकेट हो गया। तो ये जो बिल्डिंग्स, ये जो काम होता है वो किस तरह की बिल्डिंग में होता है? दैट कम्स इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लेबोरेटरीज, क्लीनिंग प्लांट्स, पावर प्लांट्स, पंपिंग स्टेशंस, ये सब किस में आता है? दिस ऑल्सो कम्स इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट स्टोरेज बिल्डिंग। तो नाम पता लग रहा है जहाँ पे स्टोरेज हो रहा है। दिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड मेनली फॉर स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स। सो बच्चों यहाँ बात कर रहे थे हम स्टोरेज बिल्डिंग के बारे में। तो ये बिल्डिंग क्यों बनाई जाती है? बेसिकली स्टोरेज और प्रिजर्वेशन के लिए बनाई जाती है। इसके अंदर वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, गोडाउन्स, गैरेज, बार्न्स एंड स्टेबल्स आते हैं। उसके बाद कूल एंड ड्राई प्लेस विद लेस वेंटिलेटर्स एंड इल्यूमिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव स्टोरेज, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हैजार्डस बिल्डिंग की, जो कि मतलब खतरे वाली बिल्डिंग होती हैं। दीज बिल्डिंग्स स्टोर, मैन्युफैक्चर और प्रोसेस हैजार्डस प्रोडक्ट्स विच आर एक्सप्लोजिव, हाईली इन्फ्लेमेबल, पॉइजनियस, इरिटेटिंग, कोरोसिव, रेडिली इमिशिबल केमिकल्स प्रोड्यूसिंग फ्लेम एंड स्मोक। मतलब ये बिल्डिंग वो वाली आती हैं जो कि क्या स्टोर करती हैं? एक्सप्लोजिव चीज़ें, हाईली इन्फ्लेमेबल, पॉइजनियस, इरिटेट करती हैं, जो कोरोसिव मटेरियल हो गया, जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, केमिकल्स हो गया, स्मोक हो गया। दीज बिल्डिंग्स नीड टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स। और ये जो बिल्डिंग्स होती हैं वो अदर्स बिल्डिंग्स से बहुत दूर होनी चाहिए। क्यों? कि मान लो कहीं ना कहीं लीकेज हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो डैमेज है उसको फटाफट से क्या किया सके? कम किया सके। और डैमेज क्या बहुत कम हो। अगर उसके आसपास अदर बिल्डिंग्स होंगी तो उससे हो सकता है कि जन धन की हानि हो जाए, ठीक है। वही लिखा हुआ है इसके अंदर, दीज बिल्डिंग्स नीड टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग सो दैट इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट और लीकेज द डैमेज अकर्ड should be a bare minimum and confined to a limited area। फिर हम बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर लोकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ साइट की। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी कंसिडर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज सिलेक्शन ऑफ गुड साइट। कुछ फैक्टर्स होते हैं बिल्डिंग्स के रिगार्डिंग, जैसे आपको कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हो गया, फंक्शनल फैसिलिटीज़, यूटिलिटीज़ हो गया, ठीक है, वो डिपेंड करता है। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ साइट शुड बी मेड केयरफुली। मतलब जहाँ बिल्डिंग बनाने जा रहे हो उस पर्टिकुलर सिलेक्शन, उस पर्टिकुलर साइट के सिलेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इफ सिलेक्शन ऑफ साइट इज़ नॉट मेड प्रॉपरली इट मे रिजल्ट इन एनहांस कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर, अनहेल्दी एंड अनकंफर्टेबल लिविंग कंडीशंस। मतलब अगर आपने बिना सोचे समझे कोई साइट ले ली, चूज़ कर ली और आपने चालू कर दिया मकान बनाना, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए, वो जो पर्टिकुलर टाइम है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो आपके लिए, काफ़ी अनहेल्दी हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी जहाँ भी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो उस साइट का पूरा मुआवजा ले लें, ठीक है। फिर कुछ पॉइंट है जो आपको काम आते हैं जब आप साइट सेलेक्ट करते हो, ठीक है। सबसे पहली जो बात है वो है जो साइट है वो फुली डेवलप्ड एरिया के अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। और वहाँ होनी चाहिए जब जहाँ पर आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर डेवलपमेंट हो। अगर आपने सपोज़ करो ऐसी जगह ज़मीन ले ली, ऐसी जगह आप मकान बनाना चालू कर दिया जहाँ आने वाले टाइम में मान लो मेट्रो आने वाली है, ठीक है, तो नो डाउट वो एरिया काफ़ी डेवलप होने वाला है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर प्लॉट के या ज़मीन के जो दाम है काफ़ी बढ़ने वाले हैं। लेकिन आपने मान लो ऐसी जगह ले लिया जहाँ बंजर हुआ पड़ा है, ठीक है, जहाँ खेती भी नहीं होती है, आपने वहाँ प्लॉट खरीद लिया, तो आफ्टर 10 years इट विल बी वेस्ट फॉर यू पीपल, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि जहाँ भी आप ज़मीन ले रहे हो वो प्रॉपर डेवलप होनी चाहिए। फिर जो सॉइल, जो ज़मीन की साइट है, जो सॉइल की पर्टिकुलर जो कंडीशन है, साइट सॉइल है, वो उसकी जो कैपेसिटी है, बेरिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। हार्ड स्टार्टा अवेलेबल होना चाहिए एक पर्टिकुलर डेप्थ पे, ऐसे नहीं कि हार्ड स्टार्टा आपको मिल ही नहीं रहा हो। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, रेलवेज़, बस सर्विस, आपको ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, मार्केट जाना है, ऐसा नहीं है कि फैसिलिटीज़ नहीं है, आपके घर से मेन रोड तक आने में कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है मान लो, ठीक है। सिविल सर्विसेज जैसे वाटर सप्लाई हो गया, ड्रेनेज हो गया, सीवर्स हो गया, इलेक्ट्रिक लाइन्स, टेलीफोन्स लाइन्स,
ये सब चीज़ें आपके आसपास होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपका सराउंडिंग है साइट का, काफ़ी प्लीजिंग होना चाहिए, काफ़ी काम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने बिल्डिंग ऐसी जगह बना ली जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, हाई ट्रैफिक है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, शोरगुल होगा, आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। उसके बाद ओरिएंटेशन जो आपका साइट का है उस तरीके से होना चाहिए कि मैक्सिमम लाइट, मैक्सिमम एयर है आपके। उसके बाद रेजिडेंशियल हाउस साइट इस तरीके से होना चाहिए कि वो कमर्शियल रोड से काफ़ी थोड़ा दूर हो, ठीक है। ग्राउंड वाटर टेबल भी इस तरीके से होना चाहिए कि रीजनेबल डेप्थ पर अवेलेबल हो जाए, 1 मीटर बिलो लेवल ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन से बिल्डिंग काफ़ी दूर होना चाहिए, ठीक है। साइट जो आपकी बिल्डिंग बनाने जा रहे हो नियर टू पॉन्ड्स, पूल्स ऑफ वाटर, वाटर लॉक्ड एरियाज मस्ट बी अवॉइडेड एज दे रिमेन इन डैम कंडीशन एंड प्रमोट अनहेल्दी लिविंग कंडीशंस। मतलब जहाँ पे आप अपना घर बनाने जा रहे हो तो घर है वाटर लॉक्ड एरिया से दूर होना चाहिए, ठीक है। उसका जो लोकेशन ऑफ साइट है आपकी वो इस तरीके से होनी चाहिए कि आपको शॉपिंग इजीली कर सको, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल चुकी है, स्कूल मिल चुके हैं, मेडिकल फैसिलिटी मिल चुके हैं एक पर्टिकुलर अप्रोच के अंदर। और लास्ट एंड फाइनल जो है यहाँ पर जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जैसे स्टोन्स हो गए, ब्रिक्स हो गए, टिम्बर हो गए, स्टील हो गए, लाइम हो गया, सैंड हो गया, ये गुड क्वालिटी के मिल जाएँ और सफिशिएंट क्वांटिटी में भी काम हो जाए और चीप होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में यही बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइट प्लान और डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।